गुड इवनिंग स्टूडेंट। बिजनेस टैक्स असेसमेंट एंड प्लानिंग इस सब्जेक्ट के अंडर जो टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का प्रॉब्लम है, तो सेकंड नंबर का प्रॉब्लम हम आज लेने वाले हैं। ये जो प्रॉब्लम है ये निराली पब्लिकेशन के टेक्स्ट बुक में का प्रॉब्लम है और ये जो टॉपिक है टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो ये प्रॉब्लम आपको एमकॉम सेमेस्टर सेकंड एनईपी एंड 2019 बोथ पैटर्न के लिए यूजफुल है। इट इज आल्सो यूजफुल टू टीवाई बीबीए डीटीएल एमबीए एंड सीए स्टूडेंट आल्सो। सो आज हम सेकंड नंबर का प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं जो निराली पब्लिकेशन का जो टेक्स्ट बुक है, न्यू टेक्स्ट बुक है, तो करंट ईयर का, तो उस टेक्स्ट बुक में से लिया हुआ प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट नंबर का क्यों नहीं लिया मैंने, तो वो मैं बाद में आपको लेने वाली हूँ लास्ट में। तो मैं सेकंड नंबर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना होता है वो सेम हमारा नॉर्मल एसएससी का जो प्रॉब्लम होता है उसी तरह से होता है। थोड़ा सा उसमें कुछ चेंजेस है, तो वो मैं आपको सोल्यूशन बताते वक्त बता दूंगी। देखिए ये सेकंड नंबर का प्रॉब्लम है। राम 59 years and his two brothers Ramesh 57 years and Somesh 50 years। मतलब जो राम है उनके दो ब्रदर्स है, एक है रमेश एंड दूसरा है सोमेश, जिनकी एज है 57 ईयर एंड 50 ईयर, आर एंगेज्ड इन फैमिली बिजनेस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ व्हीट। वो उनके फैमिली बिजनेस में एंगेज है, उनका बिजनेस है कल्टीवेशन ऑफ व्हीट। लास्ट ईयर दे हैड लॉस to the extent of 12,000, but this year, due to good season, business earn profit rupees 2,20,000। उनको लास्ट ईयर में लॉस हुआ था 12,000 का, बट इन दिस ईयर दे गेट प्रॉफिट 2,20,000। द फैमिली ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी। उनकी फैमिली के पास एक हाउस प्रॉपर्टी भी है जिसका म्युनिसिपल वैल्यूएशन है 2,80,000 एंड द मार्केट रेंट है सिमिलर प्रॉपर्टी का 2,85,000, मतलब फेयर रेंट है 2,85,000। द स्टैंडर्ड रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट रुपीज 3,50,000। तो हमने हाउस प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम सॉल्व किया है इससे पहले, तो उसी के अनुसार हमें यहाँ पर इसका कैलकुलेशन लेना पड़ेगा। द फैमिली पे 48,000 फॉर म्युनिसिपल टैक्सेस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, आउट ऑफ विच 20,000 pertain to earlier year। 48,000 जो म्युनिसिपल टैक्स है उसमें से 20,000 जो है वो प्रीवियस ईयर का है, which could not be paid due to business loss। और वो प्रीवियस ईयर में पे नहीं कर सके क्योंकि उनके बिजनेस को लॉस हुआ था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड फॉर रीपेमेंट रीपेइंग ओरिजिनल लोन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस रुपीज 75,000। उन्होंने जो लोन लिया है तो रिकंस्ट्रक्शन के लिए, तो उस लोन के ऊपर जो उन्होंने रीपेमेंट किया है वो है 75,000। फर्दर द रेंटल इनकम ऑफ प्रॉपर्टी इज 3,10,000 और उन्हें प्रॉपर्टी से रेंट मिलता है 3,10,000। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी 12,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम लिस्टेड डिबेंचर 8,10,000, ये नेट अमाउंट है। Compare total income and tax liability of the family of X। तो यहाँ पर X नहीं है, राम है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24, तो यहाँ पर हमें जो असेसमेंट ईयर आएगा वो आएगा 24-25। तो इन्होंने जो न्यू रिजिम है वो एडॉप्ट नहीं किया है। फर्स्ट ऑप्शन हम ऐसा लेंगे कि उन्होंने न्यू रिजिम अडॉप्ट नहीं किया है। सेकंड ऑप्शन हम लेंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है, सो हम सेकंड ऑप्शन लेंगे कि उन्होंने न्यू रिजिम अडॉप्ट किया है, मतलब 115 BAC का रिजिम, एंड उसी के अनुसार हम दो बार कैलकुलेशन करेंगे। एक बार उन्होंने न्यू रिजिम अडॉप्ट नहीं किया यानी कि ओल्ड रिजिम से कैलकुलेशन करेंगे, और सेकंड टाइम सेकंड ऑप्शन में हम न्यू रिजिम से कैलकुलेशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ ओल्ड रिजिम। तो फर्स्ट ऑप्शन, SFC has not adopted
फॉर सेक्शन 115 BAC, उन्होंने सेक्शन 115 BAC मतलब न्यू रिजिम अडॉप्ट नहीं किया है, तो हम ओल्ड रिजिम से कैलकुलेशन कर रहे हैं। ऊपर लिखिए कंपटीशन ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम या फिर टोटल इनकम ऑफ राम, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर आप लिखेंगे राम, HUF मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर द असेसमेंट ईयर, यहाँ पर हम लिखेंगे 2024-25। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फर्स्ट हम लेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर सैलरी वगैरह नहीं है, तो हमारा सेकंड हेड जो होता है हाउस प्रॉपर्टी का होता है, थर्ड हेड बिजनेस का होता है, फोर्थ हेड कैपिटल गेन का होता है एंड फिफ्थ हेड अदर सोर्सेस का होता है। तो यहाँ पर सैलरी नहीं है, सो हम स्टार्ट करेंगे हाउस प्रॉपर्टी से। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम पहले निकालेंगे। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए हमें जो ऑप्शन चाहिए होते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमें ऐसे बताया गया है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो रेंट पर दी गई है और उसका जो रेंट की अमाउंट है यहाँ पर हमें लास्ट में बताई गई थी, तो वो अमाउंट हम ले रहे हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 3,10,000। अभी हमारा जो फॉर्मेट होता है वहां पर हम RER निकालते हैं, मतलब रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। तो उसके लिए हम यहाँ पर जो म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो ये सब कैलकुलेशन यहाँ पर वर्किंग नोट में किया गया है, तो मैं आपको वर्किंग नोट दिखा देती हूँ कि 3,10,000 डायरेक्टली ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्यों ली हमने। तो देखिए वर्किंग नोट में आपको दिखा देती हूँ। देखिए वर्किंग नोट हम देखते हैं। एक मिनट। तो देखिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है हमने इस तरह से निकाली है। यहाँ पर मैंने वर्किंग नोट तैयार की है। म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट विच एवर हायर, तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन एंड फेयर रेंट में से हायर फिगर ली हमने 2,85,000। देन हमने स्टैंडर्ड रेंट लिया जो प्रॉब्लम में दिया गया है 3,50,000। अभी इन दोनों में से जो लिस्ट फिगर है मतलब छोटी फिगर है वो लेंगे हम, लिस्ट ऑफ अबाउट टू, इसको हम ए लिखेंगे, हमें समझ में आया इसलिए। तो ये है 2,85,000। अभी एनुअल रेंट हमें दिया गया है प्रॉब्लम में वो है 3,10,000। जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आएगी वो ए एंड बी, मतलब ये जो लिस्ट फिगर ली है हमने उसको ही हम रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट बोलते हैं। तो RER ये एंड एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, तो ये है 3,10,000। इन दोनों में से हायर फिगर हम लेंगे, तो हायर फिगर है 3,10,000। सो हमने ग्रॉस एनुअल वैल्यू ली है 3,10,000। अभी ये हम डायरेक्टली प्रॉब्लम में ले लेते हैं। तो हमने ग्रॉस एनुअल वैल्यू ली 3,10,000, उसमें से म्युनिसिपल टैक्स माइनस किया 48,000, तो नेट एनुअल वैल्यू आई है 2,62,000। अभी हम स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करेंगे 30% ऑफ NAV, मतलब नेट एनुअल वैल्यू के 30%। सो हमने 2,62,000 के 30% निकाले 78,600, और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है वो है 75,000। तो ये दो अमाउंट हम माइनस कर देंगे, तो हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आया है 1,08,400। अभी हम लेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो उनका जो बिजनेस है वो है एग्रीकल्चरल बिजनेस है, क्योंकि वो व्हीट का कल्टीवेशन करते हैं। सो एग्रीकल्चरल इनकम 100% एग्जेम्प्टेड है। सो इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन उसमें आएगा एग्रीकल्चरल इनकम इन ब्रैकेट एग्जम्प्ट, ये नील आएगा। देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, उन्हें डिविडेंड मिलता है इंडियन कंपनी की ओर से, तो वो लेंगे हम 12,000। एंड इंटरेस्ट ऑन लिस्टेड डिबेंचर, उन्हें जो डिबेंचर है तो उन वहां से इंटरेस्ट मिलता है
वो है 8,10,000, लेकिन ये नेट है, तो हम क्या करेंगे, तो ये हम ग्रॉस अमाउंट लेंगे। सो यहाँ पर 9 लाख लिखा है, तो हमने ग्रॉस अमाउंट ली है 9 लाख। तो आप पूछेंगे कि ये 9 लाख कहाँ से आए, तो ये जो 9 लाख है, नेट अमाउंट 8,10,000 थी, तो डिबेंचर के ऊपर जो टैक्स कैलकुलेट होता है या फिर टीडीएस लेस होता है वो 10% होता है। सो 10% 9 लाख के ऊपर यानी कि 90,000 लेस करके वो 8,10,000 आई होगी। आप बोलेंगे कि डायरेक्टली कैसे लेंगे, तो आप यहाँ पर एक इक्वेशन लिख सकते हैं कि 90 इज इक्वल टू 8,10,000, सो 100 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके 8,10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90, इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे तो आपको डायरेक्टली ये 9 लाख मिल जाएंगे। तो हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाली 1,08,000, इनकम फ्रॉम बिजनेस नील है, एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो है वो हमने इसमें ऐड कर दिए। हमारा ग्रॉस टोटल इनकम आया है 10,20,400। अभी इसमें से हम डिडक्शन माइनस करेंगे एटीसी से लेकर एटीयू तक, लेकिन कोई भी डिडक्शन अवेलेबल नहीं है, सो यहाँ पर हम लिख देंगे नील। और टोटल इनकम जो है, टैक्सेबल इनकम उनका आया है 10,20,400। अभी हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हमने एक नोट दी है, द शेयर ऑफ कर्ता, कर्ता मीन्स जो मेन है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, उन्हें कर्ता बोलते हैं, एंड अदर को पार्टनर, तो इन प्रॉफिट ऑफ HUF विल बी एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 10(2). तो जो है प्रॉफिट मिला है उनको, तो उसमें उन्हें एग्जम्पशन मिलता है, इस तरह से नोट लिख दी हमने। अभी हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हम कंपटीशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल टैक्स, टोटल इनकम ऑफ राम, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैंने पहले से ही बताया है, अब यहाँ पर आप राम लिखिए। HUF फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 लिखेंगे हम। तो पहले लेंगे हम एग्रीकल्चरल इनकम। अभी आप बोलेंगे कि एग्रीकल्चरल इनकम हमने ऊपर नहीं लिखा था, यहाँ पर क्यों लिया, तो हमने इसके पहले एग्रीकल्चरल इनकम के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, तो आपको पता है, तो उसी तरह से हमने एग्रीकल्चरल इनकम यहाँ पर टैक्स के कैलकुलेशन के लिए सेपरेट लिया है। तो एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो है 2,20,000, उसमें से प्रीवियस ईयर का जो लॉस था वो हमने माइनस कर दिया 12,000, तो यहाँ पर नेट एग्रीकल्चरल इनकम आया है 2,08,000। उसमें हम नॉन एग्रीकल्चरल इनकम जो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था वो ऐड कर देंगे 10,20,400, तो हमारा टोटल हो गई है टैक्सेबल इनकम के 12,28,400। अभी हम इस पर, इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करने वाले हैं। तो टैक्स कैलकुलेट करते वक्त हम पहले लेंगे जो हमारा स्लैब है ओल्ड रिजिम से, वो क्योंकि हम ये ओल्ड रिजिम से पहले सॉल्व कर रहे हैं, तो ओल्ड रिजिम का स्लैब है 2,50,000 तक नील, जैसे नॉर्मल एसएससी का होता है उसी तरह से। देन 2,50,000 से 5 लाख तक 5% टैक्स आता है, तो 5% हमने निकाला, ऊपर की अमाउंट 2,50,000 आती है, तो 12,500। नेक्स्ट लाख जो होता है वो 5 लाख से 10 लाख का होता है, तो 5 लाख से 10 लाख तक 20% टैक्स होता है, तो 5 लाख से 10 लाख तक की अमाउंट जो होती है वो 5 लाख होती है, तो 5 लाख के ऊपर 20% हमने निकाला, वो आई 1 लाख। अभी जो एक्स्ट्रा की अमाउंट है मतलब 10 लाख की आगे की, तो वो कितनी है, 2,28,400, तो उसके ऊपर 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स ऑन रिमेनिंग इनकम 2,28,400, उसके ऊपर 30% निकाला, वो आया 68,520। अभी इन तीनों की टोटल करनी है, 12,500 प्लस 1 लाख प्लस 68,520, तो टोटल करने के बाद हमारा टोटल टैक्स आया है 1,81,020। तो ये पहले हमने कैलकुलेट कर लिया। अभी जो टोटल एग्रीकल्चरल इनकम एंड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो है 4,58,000। अभी हम इसके ऊपर क्या करेंगे, तो जो टैक्स का ये होता है एजुकेशन सेस एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस,
तो वो 4% हमें ऐड करना होता है। तो वो 4% हम बाद में ऐड करेंगे यहाँ पर, लेकिन पहले हम क्या करने वाले हैं, तो टोटल ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम एंड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट लेने वाले हैं, वो है 4,58,000। तो टैक्स पेएबल एज पर स्लैब रेट वो आया है 10,400। तो ये जो टोटल एग्रीकल्चरल इनकम जो है एंड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 4,58,000 ये फिक्स अमाउंट है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो 4,58,000 है उसके ऊपर स्लैब्स के अनुसार टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको वर्किंग नोट दिखाती हूँ कि ये जो 10,400 है ये टैक्स कैसे आया है। ये हमने 4,58,000 के ऊपर निकाला है। तो हमारा जो स्लैब्स है यहाँ पर वही स्लैब मैंने यूज किया है कि 2,50,000 तक नील है, और 2,50,000 के ऊपर 5 लाख तक की जो अमाउंट होती है उसके ऊपर हमें 5% निकालना होता है। तो ऊपर की जो अमाउंट है वो 2,08,000 आती है, तो उसके ऊपर हमने 5% निकाला है। तो इसके लिए मैंने शॉर्ट नोट दी है, तो आप वर्किंग नोट देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने वर्किंग नोट दी है 2,50,000 तक नील, 2,50,000 से लेकर 5 लाख तक 5%, यानी कि हमारा जो 4,58,000 है उसमें से हम 2,50,000 माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग अमाउंट आई 2,08,000। उसके ऊपर हमने 5% निकाले, तो वो आए 10,400। तो हम अमाउंट लेंगे जो एग्रीकल्चरल इनकम है उसके ऊपर का टैक्स की अमाउंट लेंगे 10,400। तो हमने यहाँ पर 10,400 लिए, तो 1,81,020 जो हमारा टैक्स आया था उसमें से हम ये 10,400 माइनस कर देंगे। तो नेट टैक्स पेएबल हमारा आया है डी माइनस एफ, मतलब माइनस करके 1,70,620। तो इसके ऊपर हम अभी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करेंगे 4%। सो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करना है, तो वो 4% अमाउंट आई है 6,824। तो वो ऐड करके राउंडेड अप हमने लिया है 1,77,440। तो टोटल टैक्स जो है वो आया है 1,77,440। ये ओल्ड रिजीम से हमने कैलकुलेट किया है। अभी हम यही टैक्स न्यू रिजीम से भी कैलकुलेट करने वाले हैं। तो पहले हमने ओल्ड रिजीम से प्रॉब्लम सॉल्व किया है, अब हम न्यू रिजीम से सॉल्व करेंगे। तो सेकंड ऑप्शन है एसएससी हैज अडॉप्टेड सेक्शन 115 BAC मींस न्यू रिजीम। तो competition of total taxable income of Mr. Ram HUF for assessment year 24-25। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है वो वैसे ही आएगा, सिर्फ उसमें क्या चेंज होगा, तो उसमें हमें इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो नहीं लेना है। बाकी के जो कैलकुलेशन है हाउस प्रॉपर्टी को वो हमारे ओल्ड रिजिम के अनुसार ही आएगी। तो हम पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेंगे 3,10,000, उसमें से म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे 48,000, मतलब हमें पहले जो हमने ओल्ड रिजिम से प्रॉब्लम सॉल्व किया है वैसे के वैसे यहाँ पर लिखेंगे। इसमें सिर्फ एक ही चेंज है कि हमें इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल नहीं मिलता न्यू रिजिम में। सो हम नेट एनुअल वैल्यू निकालेंगे 2,62,000, ये ऑलरेडी हमने निकाली हुई है पहले से ही सोल्यूशन में, वही आप यहाँ पर लिख सकते हैं। लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी 78,600, लेस इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, तो ये अब न्यू रिजिम में नहीं मिलता है, तो यहाँ पर आप नील कर दीजिए। तो हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आई है 1,83,400। न्यू रिजिम में भी हमें जो इनकम फ्रॉम बिजनेस है, तो एग्रीकल्चरल इनकम वो नील ही लेना है, मतलब यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं है। अदर सोर्सेस का जो इनकम है वो भी हमने जैसे ओल्ड रिजिम में लिया था वैसे ही न्यू रिजिम में लेना है, यानी कि डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी 12,000, इंटरेस्ट ऑन लिस्टेड डिबेंचर 9 लाख। तो इसमें कोई चेंज नहीं है, जैसे हमने ओल्ड रिजिम का प्रॉब्लम सॉल्व किया था वैसे ही न्यू रिजिम का है, लेकिन सिर्फ कहाँ पर चेंज है, तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल हमें यहाँ पर डिडक्शन नहीं मिलता है, मतलब यहाँ पर हमने नील लिखा है, तो इतना ही चेंज है। बाकी सभी अमाउंट हम जैसे ओल्ड रिजिम में ली थी उसी तरह से यहाँ पर लेंगे। और इसमें जो एटीसी से लेकर एटीयू तक के डिडक्शन होते हैं वो भी नहीं मिलते न्यू रिजिम में। सो यहाँ पर वैसे भी प्रॉब्लम में नहीं दिए गए थे, तो यहाँ पर नील आया है। तो हमारा टोटल
टैक्सेबल इनकम जो है वो आया है 10,95,400, 10,95,400। तो आपको समझ में आया होगा कि न्यू रिजीम एंड ओल्ड रिजीम में क्या डिफरेंस है। तो अभी हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। जो टैक्स कैलकुलेट करना है न्यू रिजीम से, तो उसमें चेंजेस है, मतलब टैक्स के स्लैब रेट जो है वो चेंज है। तो हमें उसी के अनुसार अभी यहाँ पर टैक्स के स्लैब रेट यूज करने हैं। तो बुक में जो प्रॉब्लम है वो 2324 का है। सो यहाँ पर 2324 के स्लैब रेट यूज किए गए हैं। लेकिन हम जो प्रॉब्लम अभी सॉल्व करने वाले हैं वो 2425 के लिए है। सो 2425 के लिए हमें जो स्लैब्स अप्लाई करने हैं वो अलग है। तो इसीलिए मैं उसका कैलकुलेशन आपको सेपरेटली दिखाती हूँ। अगर आपने बुक देखा तो आप बोलेंगे कि मैडम आपने अलग से कैलकुलेशन क्यों किया है, मतलब बुक में अलग है आप अलग बता रहे हो। क्योंकि यहाँ पर असेसमेंट ईयर 2324 है, तो 2324 में न्यू रीजन के स्लैब अलग थे और 2425 में अलग है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आया है। सो मैं 2425 के लिए आपको कैलकुलेशन बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में वैसे आने वाला है। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो एग्रीकल्चरल इनकम है वो लेंगे जैसे हमने पहले कैलकुलेशन में लिया था उसी तरह से। 2,20,000 प्रॉफिट है, उसमें से प्रीवियस ईयर का लॉस 12,000 माइनस करके एग्रीकल्चरल इनकम हमारा आया है 2,08,000। उसमें नॉन एग्रीकल्चरल इनकम हमने अभी अभी जो निकाला 10,95,400 ऐड कर देंगे, तो टोटल टैक्सेबल इनकम आया है हमारा 13,03,400। अभी हमें इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं यहाँ पर बुक आपको दिखा रही हूँ, तो अगर आप बुक देखेंगे तो बुक में जो स्लैब्स है वो स्लैब्स 2324 के है। तो यहाँ पर हर एक स्लैब में 2,50,000 का डिफरेंस था। लेकिन जो हमारा अभी का असेसमेंट ईयर है 2425 का, तो उसमें हर एक स्लैब में 3 लाख का डिफरेंस है। तो हम यहाँ पर अभी जो टैक्स कैलकुलेट करने वाले हैं वो 2425 के अनुसार कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मैं वो कैलकुलेशन आपको सेपरेटली दिखा रही हूँ। तो अभी मैं टैक्स कैलकुलेट कर रही हूँ 13,03,400 के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम 2425 के लिए टैक्स निकाल रहे हैं। तो 2425 का जो स्लैब रेट है वो 3 लाख का है, मतलब 3 लाख तक नील, 3 लाख से लेकर 6 लाख तक 5% इस तरह से स्लैब रेट है। तो हम यहाँ पर 2425 के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम में वैसे आने वाला है। तो पहले हमने एग्रीकल्चरल इनकम लिया है। तो एग्रीकल्चरल इनकम हमने माइनस सॉरी जो प्रॉफिट था उसमें से लॉस माइनस कर अमाउंट ली है। ओके यहाँ पर 2,08,000 नॉन एग्रीकल्चरल इनकम उसमें ऐड कर दिया। अभी हमें टैक्स निकालना है 13,03,400 के ऊपर। तो हमने जो 2425 के स्लैब्स है वो लिखे हैं अप टू 3 लाख नील, 3 लाख से लेकर 6 लाख तक 5%। तो इसमें 3 लाख की अमाउंट आती है, उसके ऊपर 5% निकाले 15,000। देन 6 लाख से 9 लाख तक की जो अमाउंट होती है उसके ऊपर 10% है। तो इसमें भी 3 लाख की अमाउंट आती है, तो उसके ऊपर 10% यानी कि 30,000। देन 9 लाख से 12 लाख तक 15% है। तो 9 लाख से फिर 12 लाख तक 3 लाख की अमाउंट आती है, उसके ऊपर 15% यानी कि 45,000। और रिमेनिंग जो अमाउंट है मतलब 12 लाख से 15 लाख की, तो उसके ऊपर 20% है। तो हमारी अमाउंट 15 लाख से कम है। तो हमने यहाँ पर 12 लाख के ऊपर की जो अमाउंट है तो 13,03,400 में से 12 लाख माइनस कर दिए, तो बैलेंस अमाउंट आई 1,03,400। उसके ऊपर हमने 20% निकाले, तो वो आए 20,680। तो इनकी टोटल कर दी, तो हमें अभी टोटल टैक्स जो पेएबल है वो है 1,10,680। तो हम इसमें से अभी माइनस करेंगे जो एग्रीकल्चरल इनकम है फिक्स है, वो जितना माइनस करना होता है उसकी एग्जम्पशन लिमिट है 4,58,000 जो पहले ली थी हमने, उसी तरह से यहाँ पर भी लेनी है। तो टोटल एग्रीकल्चरल इनकम एंड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 4,58,000। अभी हम 4,58,000 के ऊपर टैक्स निकालेंगे। तो यहाँ पर मैंने एफ लिख दिया है।
जैसे ऊपर हमने ई लिखा है तो यहाँ पर हमने इसको एफ लिख दिया। तो टैक्स पेड एज पर स्लैब, तो 3 लाख तक नील है, 3 लाख से 6 लाख तक 5% आता है, ये 6 लाख से कम है। तो हमने 4,58,000 में से 3 लाख माइनस कर दिए, तो बैलेंस अमाउंट आई है 1,58,000। तो 1,58,000 के ऊपर 5% निकाले तो वो आए 7,900। अभी हमें क्या करना है, हमारी ये जो अमाउंट थी 1,10,680, उसमें से हम क्या करेंगे, ये 7,900 माइनस कर देंगे, तो हमें टैक्स पेएबल कितना है 1,02,780। तो इसमें हम अभी हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड करेंगे 4%, वो आया है 4,111। अभी हमारा टोटल टैक्स पेएबल जो है, राउंड फिगर लिया है मैंने यहाँ पर, वो है 1,06,890 रुपीज। तो इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम जो है वो न्यू रिजिम से अभी सॉल्व किया है। तो न्यू रिजिम के जो टैक्स के स्लैब्स रेट है वो इस तरह से है 24, 25 के लिए। जो बुक में दिए गए हैं वो 23, 24 के हैं। सो अभी वो एप्लीकेबल नहीं है, तो हमें यही स्लैब्स रेट अप्लाई करने होंगे। तो मैंने ग्रॉस टोटल इनकम की जो इंट्रोडक्शन की वीडियो दी है, तो उसमें भी मैंने ये बताया था। तो ये मैंने न्यू रिजिम से सॉल्व किया है, यहाँ पर हमने न्यू रिजिम से टैक्स कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पर हमारा ये प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है। वंस अगेन मैं आपको सभी प्रॉब्लम दिखा देती हूँ स्टार्टिंग से। ये देखिए, ये न्यू रिजिम से हमने टैक्स कैलकुलेट किया है। पहले हमने ओल्ड रिजिम से टैक्स कैलकुलेट किया था एंड ओल्ड रिजिम से प्रॉब्लम की स्टार्टिंग की थी। देखिए, ये ओल्ड रिजिम से हमने स्टार्ट किया था, ये ओल्ड रिजिम का है, ये प्रॉब्लम है हमारा सेकंड नंबर का। ये ओल्ड रिजिम से हमने पहले कैलकुलेशन किया, देन ये ओल्ड रिजिम से हमने टैक्स का कैलकुलेशन किया। बाद में हमने न्यू रिजिम से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखा। यहाँ पर एक ही चेंज है कि इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल नहीं मिलता न्यू रिजिम में। देन हमने न्यू रिजिम से टैक्स कैलकुलेट किया है। तो न्यू रिजिम से टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हमने जो स्लैब्स रेट है वो 23, 24 के नहीं यूज किए, तो 24, 25 के यूज किए हैं, जो मैंने अभी अभी आपको दिखाए थे। वंस अगेन दिखा देती हूँ। तो इस तरह से हमने जो न्यू रिजिम है उसमें 24, 25 का, और यहाँ पर हमने टैक्स कैलकुलेट किया है न्यू रिजिम से 24, 25 के लिए। तो यहाँ पर देखिए, ये कैलकुलेशन है और हमें न्यू रिजिम से 1,06,890 राउंडेड अप टैक्स पे करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है। थैंक यू।